हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड 4 वीडियो लेक्चर बनाए हैं। उनमें डिफरेंट टाइप के हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वास्तव में जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा जो कि हमने बनाया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ऊपर आइकन से आप क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा हमारा टॉपिक है आज, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो लेक्चर डिस्कस किए, लास्ट 4 वो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। अब उनमें हमने डिफरेंट टाइप के पॉइंट डिस्कस किए। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वास्तव में इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, कोई भी जो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट है उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, उस बिजनेस यूनिट की जो भी वर्किंग स्टाइल है, उसका जो पॉलिसी मेकिंग है, उसकी जो स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। देखिए, एक बिजनेस यूनिट, खासकर एक ग्लोबल बिजनेस यूनिट यानी कि एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो जो बिजनेस यूनिट है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो उसके डिफरेंट संगठक हैं, घटक हैं, उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को कितना चेंज कर पाती है, उसको एडॉप्ट कर पाती है। जो कंपनी जितना अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएगी, एडॉप्ट कर पाएगी, नेचुरल बात है उसको सक्सेस उतनी ही आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, उसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं। अब क्योंकि उसमें चेंजेस आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी हो जाता है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को कि वो भी उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करता रहे। और जो बिजनेस यूनिट इसको एडजस्ट कर पाती है उसको सक्सेस गेट करना बहुत ईजी हो जाता है। वन बाय वन हम डिफरेंट पॉइंट में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ एंट्री टू फॉरेन मार्केट। सबसे पहला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस और फ़ायदा है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का। देखिए, जो डिफरेंट नेशंस जो होते हैं उनकी जो उनका जो एनवायरनमेंट होता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर जो है वो डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करके उसको हेल्प हो जाती है ये जानने में कि उसे किस फॉरेन मार्केट में उसको एक तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके लिए कौन सा फॉरेन मार्केट जो है वो सूटेबल रहेगा, जिससे कि वो तय कर सकता है कि जो भी अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड करना चाहता है वो अपने बिजनेस को कहाँ एक्सपेंड करे, किस नेशन में एक्सपेंड करे। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए एक बिजनेस मैन को क्या करना होता है, डिफरेंट नेशंस के मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। उसके बाद वो अपने लिए जो उपयुक्त जो देश है या उपयुक्त जो भी सुटेबल कंट्री है उसको वो सिलेक्ट करता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, अगर वो जिस फॉरेन मार्केट में वो एंट्री करना चाहता है, अगर वो रॉन्ग कंट्री में एंट्री कर जाता है, यानी कि उसका जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग हो जाता है, तो ये डिसीजन जो है काफ़ी इम्पैक्ट करता है और उससे हो सकता है उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लॉस हो जाए। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ एंट्री मोड। देखिए, फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के डिफरेंट मोड्स हैं, बहुत सारे मोड्स हैं। अब उसमें हमें किस मोड्स को चूज़ करना है ये कई बातों पे डिपेंड करता है। अब कौन कौन से मोड्स हैं, देखिए, एक तो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक है हम फॉरेन सेलिंग एजेंट के थ्रू सेल करें, एक है हम खुद की जो है फॉरेन नेशन में अपनी खुद की सब्सिडरी ओपन करें, या फिर जो भी फॉरेन नेशन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अवेलेबल है उसके थ्रू जो हम अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमें क्या करना होगा, एक देखिए, एक इंटरनेशनल मार्केटर को चाहिए कि वहाँ का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को उसको डीपली एनालाइज करे और उसके बाद जो है वो तय करे कि उसने कौन से मोड को अपनाना है फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए। देखिए, अगर इसके लिए एक ये सूटेबल बात रहती है कि अगर उसे लगता है कि वो जिस मार्केट में एंट्री करना चाहता है, जिस फॉरेन नेशन में एंट्री करना चाहता है, वहाँ पर जो सेल पोटेंशियल है, यानी कि उसकी जो बिक्री करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे ये चाहिए कि उसे खुद की वहाँ पर अपनी सब्सिडरी खोलनी चाहिए। लेकिन अगर उसे लगता है कि वहाँ पर इतना बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर जो सेल पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं है, और हो सकता है कि जो कंपनी एंट्री करना चाहती है वो भी अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग की इनिशियल स्टेज में हो, यानी कि अभी उसने अपना इंटरनेशनल बिजनेस का जो काम है वो भी अभी हाल ही में शुरू किया हो,
तो ऐसे केस में जो है उस कंपनी को चाहिए कि वो फॉरेन मार्केट में डायरेक्ट एंट्री ना करके बल्कि फॉरेन सेलिंग एजेंट के थ्रू एंट्री करे। तो यानी कि जो डिफरेंट मोड्स है उसमें किस मोड को अपनाया जाए, ये भी अच्छी तरीके से उसी तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। एक सुटेबल डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब वो इन डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करें। तीसरा जो इंपॉर्टेंस आता है दैट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक तरीके से फेवरेबल चेंज है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, यानी कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चेंज आना जो कि हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, या यूँ कह सकते हैं कि वो बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। तो एक बिजनेस यूनिट को क्या चाहिए, उसे चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहे, यानी कि उसकी छानबीन करते रहें, उसको मॉनिटर करते रहें, जिससे कि बिजनेस यूनिट जो है जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में या मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसको टाइमिंग मतलब वेल टाइम पे जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगी, पहचान पाएंगी, और ना केवल पहचान पाएंगी बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा भी उठा पाएंगी, जिससे उस बिजनेस एंटरप्राइजेस की सेल्स भी बढ़ेगी और एज वेल एज प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए वो टाइम टू टाइम जो है इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहे, वो देखता रहे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, कौन से चेंजेस जो हैं उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिसको अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिजनेस को मोल्ड कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर सकता है। तो एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसका एनालाइजेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंस आती है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स पोस्ट टू द बिजनेस। देखिए जहाँ मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, अगर वो फेवरेबल चेंजेस होते हैं वो तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर वही चेंजेस जो हैं अनफेवरेबल होते हैं यानी कि बिजनेस के फ़ायदे के लिए नहीं होते, तो वही जो चेंजेस हैं वो बिजनेस के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं, एक तरीके से थ्रेट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन थ्रेट्स का नतीजा ये होता है कि बिजनेस को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, इनकी बिजनेस को उस रिस्क का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी होता है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए कि वो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसका लगातार स्कैन करता रहे, उसका कंटिन्यू स्कैन करता रहे, जिससे कि वो जो भी थ्रेट्स अवेलेबल हैं या जो भी थ्रेट्स उभर रहे हैं आइडेंटिफाई उनको आसानी से कर पाएगा, और टाइमली उनको आइडेंटिफाई करने से फ़ायदा ये होगा कि वो टाइमली उनके लिए रेमेडियल एक्शन यानी कि उनका जो उपचार है उसके लिए जो भी स्टेप उठाने हैं, जो भी एक्शन लेना है वो टाइम से ले पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेप लेने में लेट हो जाता है तो वो बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है और इवन बिज़नेस को बंद करने की भी नौबत आ सकती है। तो अगर टाइमली एक्शन ले लेते हैं और टाइमली हम उन जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी चुनौतियां हैं उनको टाइमली पहचान लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि बिजनेस यूनिट जो है अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो उसको चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेगी, और उसको मॉडिफाई करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी उस चेंजेस का जो बिज़नेस पे इम्पैक्ट आना है वो इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो जैसे वो एक हिंदी में बहुत बढ़िया जो एक डायलॉग आता है कि जो जोर का झटका है वो धीरे से लगेगा, क्योंकि बिजनेस ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। तो जब बिजनेस ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, अब मान के चलिए अगर आप बहुत सारे कपड़े पहन के अगर गिरते हैं तो आपको जो चोट आएगी वो कम आएगी। अगर आपने हेलमेट पहन रखा है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो चोट आएगी कम आएगी, क्योंकि आपने एक तरीके से जो भी चुनौती है, जो चैलेंज रोड पे आ सकता है उससे बचने के लिए अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर रखा है। तो यानी कि अगर एक जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो टाइमली अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है तो उसका बेनिफिट ये है कि वो थ्रेट्स को टाइम से पहचान सकता है, और टाइम से पहचानने का फ़ायदा ये है उसके लिए जो भी रेमेडियल एक्शन लेना है वो टाइमली ले सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है that is to analyze competitor strategy and formulate counter measures। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करने से फ़ायदा ये होता है कि एक जो बिजनेस यूनिट है वो इस चीज़ को जान सकती है कि जो उसके जो कंपटीटर हैं वो किस तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही जो उनका काउंटर अटैक करने के लिए जो बिजनेसमैन है वो भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, अपने मार्केटिंग प्लान्स है वो बना सकता है। और इन जो काउंटर अटैक का, इस काउंटर प्लान का फ़ायदा ये होगा कि ना केवल बिजनेस एंटरप्राइजेज उस कंपटीशन से अपने आप को बचा पाएगा, बल्कि जो भी मार्केट शेयर है उसमें अपना हिस्सा जो है वो भी बढ़ा पाएगा। क्योंकि जो हमारा कंपटीटर होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम कंपटीटर जो कर रहा है उसको हमें बहुत गहराई से देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको टाइम टू टाइम
चेंज करते रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, और इसको भी हम तभी एडजस्ट कर पाएंगे, इसको टाइमली स्टेप ले पाएंगे जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कंटिन्यूस स्कैन करते रहेंगे। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है, टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। देखिए, एक इंटरनेशनल मार्केटर को जो है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर जो है वो डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि वो कई चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकता है। क्या समझ सकता है कि उसके जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी क्या लाइकिंग्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, लोगों की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो सेम होते हैं, नहीं, क्योंकि अलग अलग नेशंस के लोगों की जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो लाइकिंग्स और प्रेफरेंसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, इनकी जो उनकी इनकम होती है वो काफ़ी हाई होती है। उनका जो रहन सहन का जो स्तर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वो भी काफ़ी हाई होता है, और वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हाई लेवल पे होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केटर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो वहाँ पर केवल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिनकी जो हाई क्वालिटी के हों, टॉप क्वालिटी के हों, वही प्रोडक्ट बेचे। अब हो सकता है कि उससे जो मार्केटर है उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो डेवलप नेशंस के जो बायर हैं, कस्टमर है, वो हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, तो वो अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइस भी चार्ज कर सकता है। दूसरी ओर मान लीजिए अंडर डेवलप नेशन है या डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ के कस्टमर की जो एक तरीके से जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है, तो ऐसे केस में जो है उसे अगर वो हो सकता है कि वो लो क्वालिटी के गुड्स ही वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाए, तो इसलिए वहाँ पर वो लो क्वालिटी के गुड्स भी बेच सकता है। तो इसलिए जो एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केटर को हमेशा इन एनवायरमेंटल फैक्टर को एनालाइज करते रहना चाहिए, और उसको एनालाइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि वो अपने जो भी डिसीजन है रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो आसानी से बना सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक और उसको डिसीजन लेना होता है कि उसे अपना जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में देना है या कस्टमाइज फॉर्म में देना है। इससे रिलेटेड भी डिसीजन तभी ले सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में तभी देना चाहिए अगर मान लीजिए जो डिफरेंट नेशंस के लोगों की जो प्रेफरेंसेस है वो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में दिया जा सकता है। लेकिन अगर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है तो कस्टमाइज फॉर्म में देना चाहिए। इसी तरीके से जो है मार्केटर को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ये भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड कलर क्या रखे, डिज़ाइन क्या रखे, उसका पैकेजिंग क्या हो, ब्रांड नेम क्या हो। ये सारे डिसीजन तभी अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं जब वो इंटरनेशनल मार्केटर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही एक कोर पॉइंट रहा है। देखिए, मार्केटिंग के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो बिल्कुल राइट बैठे, और वो तभी राइट बैठेंगे जब इंटरनेशनल मार्केटर जो है जो डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है टू फॉर्मुलेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए, प्राइसिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर जो है वो डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उनको एनालाइज करने के बाद ये जान सकता है कि जो उसके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, इनकी जो संभावित ग्राहक है, जो भविष्य में उसके ग्राहक बनेंगे, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, और जो उसके जो कंपटीटर हैं वो डिफरेंट नेशन में किस टाइप की जो कितनी प्राइस जो है वो चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। तो ये बहुत उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो इसको जान सकता है। अगर मान लीजिए जो उसके पोटेंशियल कस्टमर हैं, इनकी जो उसके संभावित ग्राहक हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी हाई है, तो जो कस्टमर है, जो इंटरनेशनल मार्केटर है, वो कस्टमर को हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचकर हाई प्राइसेस आसानी से चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वाइस वर्सा, यानी कि उसके अपोजिट उसे जो है कम प्राइस रखनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे क्वालिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़े। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल के जो भी फैक्टर्स हैं उसको एनालाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि एक इंटरनेशनल मार्केटर ये जान सकता है कि जो भी डिफरेंट नेशंस में जो प्राइस कोटेशन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस चल रही है, इनकी जो भी रीति चल रही है, कि किस तरीके से जो है अदर जो इंटरनेशनल मार्केटर हैं वो किस टाइप की प्राइस कोटेशन दे रहे हैं, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्राइस कोटेशन रख सकता है। इसके अलावा जो उसको जो डिफरेंट नेशंस की जो गवर्नमेंट है वो भी टाइम टू टाइम जो है प्राइस से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं। तो वो एक इंटरनेशनल मार्केटर जो है डिफरेंट नेशंस के मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करके उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स और रेगुलेशन को अच्छी तरह जान सकता है, क्योंकि अलग अलग नेशंस की जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम प्राइस रिलेटेड, मैक्सिमम प्राइस रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाती हैं, जिनका पालन करना, जिनको फॉलोअप करना एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रमोशन मिक्स। देखिए एक बिजनेस यूनिट जो है जब वो डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छी तरह एनालाइज कर लेती है तो वो इस प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकती है, काफ़ी सोच विचार के ले सकती है कि उसे किस टाइप का प्रमोशन मिक्स यूज़ करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स होते हैं वो सभी नेशन में एक जैसे इफेक्टिव नहीं होते। कुछ प्रमोशन टूल जो है कुछ नेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और वहीं जो दूसरे कुछ प्रमोशनल टूल हैं वो दूसरे नेशन में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए इन प्रमोशन टूल को चूज़ करते वक्त बहुत एनालाइज करना चाहिए उनके नेशंस के मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। इसके अलावा जो अदर डिसीजन है रिगार्डिंग जैसे एडवर्टाइजिंग की अपील क्या हो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी संदेश देना है, विज्ञापन संदेश है, वो किस तरीके का हो, उस एडवर्टीजमेंट की जो लैंग्वेज है वो किस तरीके का हो, किस तरीके के मीडिया को यूज़ किया जाए, ये सारे जो डिसीजन है तभी अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं जब एक इंटरनेशनल मार्केटर डिफरेंट नेशंस के मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी एक इंटरनेशनल मार्केटर है जो बाईसाइकिल बनाता है। अब वो बाईसाइकिल जो है अगर वो जो एक डेवलपिंग नेशन में जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल जो है वो एक डेवलपिंग नेशन में किस लिए यूज़ की जाती है? नेचुरली एज ए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के रूप में यूज़ की जाती है, जिसपे उस साइकिल के ऊपर जो है जो खासकर लोअर क्लास के लोग हैं वो एक साइड से या एक जगह से दूसरी जगह जाने पसंद करते हैं साइकिल से। लेकिन वही जो प्रोडक्ट है बाईसाइकिल से वो डेवलप नेशंस में एक डिफरेंट रूप में यूज़ की जाती है। वहाँ पर जो लोग हैं वो साइकिल को जो है एज ए एक्सरसाइज टूल यानी कि व्यायाम का एक यंत्र के रूप में या फिर एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो एक ही जो बाईसाइकिल है वो मैन्युफैक्चरर जो है डेवलपिंग नेशन में अलग क्वालिटी का प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी अलग वे में देगा, और वही जो है डेवलप नेशन में अलग रूप में करेगा और उसकी क्वालिटी भी अलग होगी और जो एडवर्टीजमेंट की अपील है वो भी अलग होगी। इसी तरीके से जो मोटरसाइकिल है, अब वो मोटरसाइकिल में जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पर जो एडवर्टाइज़र है, खासकर जो इंटरनेशनल मार्केटर है, वो एडवर्टाइजमेंट देते वक्त ये कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल बाय करिए क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल जो है वो लो फ्यूल कंजम्पशन यानी कि बहुत कम फ्यूल में ज़्यादा किलोमीटर चलती है। लेकिन यही जो मोटरसाइकिल है वो जो डेवलप नेशन है वहाँ पर मोटरसाइकिल को एज ए ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ किया जाता बल्कि एज ए स्टाइल, एज ए एंटरटेनमेंट और एज ए स्पोर्ट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर लोग जो है जो मोटरसाइकिल को एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ अलग करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर को समझना होता है कि वो किस नेशन को टारगेट कर रहा है और वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में बड़ा सोच समझ के जो है एक इंटरनेशनल मार्केटर को डिसीजन लेना होता है। तो जब एक इंटरनेशनल मार्केटर डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उनको काफ़ी एनालाइज करके इन चीज़ों को समझ सकता है कि किस तरीके की जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी उसको बनानी चाहिए। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो प्रॉपर होगा तो कस्टमर तक प्रोडक्ट बहुत इजीली पहुंच पाएगा। इसलिए जो उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो डिफरेंट नेशंस में है उनकी जो कनेक्टिविटी है वो किस टाइप की है, यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि किस नेशन में किस टाइप की पोर्ट कनेक्टिविटी है, वहाँ का जो डीलर नेटवर्क है वो किस टाइप का है, वहाँ पर वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटी है वो किस टाइप की है, वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो किस टाइप की है, और जो अदर लॉजिस्टिक्स हैं वो किस टाइप के हैं। जब उसे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से वो एनालाइज कर लेता है तो वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है। वो तय कर सकता है कि उसे अपनी जो सेल्स टेरिटरी है वो कहाँ रखनी है, जो रूट है उसको किस तरीके से प्लान करना है, जिससे कि जो वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिस्ट, डीलर्स, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी तरीके से कर पाए। अगर इनके बीच में कनेक्टिविटी अच्छी होगी, एक अच्छा लिंक होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को आसानी से कर पाएगा। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर को जो डिफरेंट नेशंस के जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद वो एक अच्छा जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बना सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड लीगल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब देखिए जो डिफरेंट नेशंस होते हैं उनका जो इकोनॉमिक जो लेजिस्लेशंस होता है, वहाँ का जो ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक वैधानिक कानून होता है या इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वहाँ की जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि अलग नेशंस की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। अब इन रेगुलेशन और पॉलिसीज़ का जो है एक बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है।
क्योंकि ये पॉलिसीज़ किस टाइप की होती है, जैसे टैरिफ बैरियर्स हो गए, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई, या टैक्स लेजिस्लेशन यानी कि कर से जो संबंधित नियम है, लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित नियम हो गए, पैकेजिंग नॉर्म्स हो गए। ये सब जो है एक बिजनेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालती हैं और इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक बिजनेस यूनिट के ऊपर। तो इंटरनेशनल मार्केटर को क्या करना होता है, इन सारे फैक्टर्स को बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ता है। इन डिफरेंट नेशंस के जो भी लेजिस्लेशंस हैं, इनकी उनके जो कानून हैं, उनके जो वैधानिक नियम हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ इनकी नीतियां हैं, उनको बहुत डीप एनालाइज करना पड़ता है। और इन पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन में जो भी चेंज आते हैं, इनकी नियम और नीतियों में जो भी चेंज आते हैं, उन चेंज को बहुत डीपली मॉनिटर करना पड़ता है कि उनमें क्या चेंज आ रहे हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग ही वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी चेंज ला सके। अगर वो चेंज ला पाएगा तो वो अपने बिजनेस को काफ़ी सक्सेसफुल ईजिली रन कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए कि वो टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस में, उनको अंडरस्टैंड करता रहे, क्योंकि कोई रूल्स और रेगुलेशन जो है वो उसके लिए जो चेंज है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। वही रूल्स और रेगुलेशन में जो चेंज है वो किसी के लिए एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है या एक बहुत बड़ा खतरा भी ला सकता है। अब जैसे कि इंडिया में ही है जहाँ पॉली बैग पे बैन लगाया गया, तो वो एक पॉली बैग मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है। लेकिन उसी के लिए जो उससे सब्स्टिट्यूट है उसके प्रोडक्ट, जस्ट लाइक पेपर मैन्युफैक्चरर है या जूट बैग्स से रिलेटेड पैकेजिंग नॉर्म्स करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन में चेंज आते हैं वो एक के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो दूसरे के लिए थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है टू अंडरस्टैंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। देखिए, जो सोशो कल्चर एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एक बिजनेस पे। किस तरीके के सोशो कल्चर फैक्टर, जस्ट लाइक रिलीजन, वहाँ का धर्म क्या है, कल्चर, वहाँ के जो कल्चर नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ वैल्यू सिस्टम, वहाँ का वैल्यू सिस्टम किस तरीके का है, एजुकेशन का लेवल क्या है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन यानी कि वहाँ शहरीकरण कितना है, ग्रामीणीकरण कितना है, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, लोगों का काम के प्रति किस तरीके का रवैया है, फूड हैबिट्स, खाने पीने की जो आदतें हैं, ड्रेस स्टाइल कैसा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ के जो एटिकेट्स इनकी उनका शिष्टाचार कैसा है, ये सभी जो है एक इंटरनेशनल बिजनेस की जो वर्किंग स्टाइल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी एक बिजनेस यूनिट जो है वो जब भी अपनी जो है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाने लगती है या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने लगती है या प्रोडक्ट प्लानिंग या डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बनाने लगती है या एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग करने लगती है या सेल्स प्लानिंग करने लगती है, तो उसे इन सारे फैक्टर को दिमाग में कंसिडर करना चाहिए उस नेशंस के इन सारे फैक्टर्स को, क्योंकि तभी वो जो है इन डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से बना पाएगी। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पैक्ट करता है एक बिजनेस के ऊपर, क्योंकि और दिक्कत ये है कि ये डिफरेंट नेशंस में बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है वो एक नेशन का दूसरे नेशन में भी बिल्कुल सेम हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जस्ट लाइक इंडिया में वाइट कपड़े कब पहने जाते हैं, देखिए इंडिया में वाइट कपड़े कब पहने जाते हैं, जब कोई सैड हो, जब किसी के हम दुख की घड़ी में कहीं जाते हैं तो हम वाइट कपड़े पहन के जाते हैं। या फिर यहाँ पर एक तरीके से पवित्रता का माना जाता है कि जब किसी हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वाइट कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न नेशन में बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर जो खासकर मैरिज में जो दूल्हा दुल्हन है वो वाइट कपड़े पहन के आते हैं, तो वहाँ पर मैरिज में जो है वाइट कपड़े पहने जाते हैं। तो वहाँ के जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है वो दूसरे नेशन के सोशल कल्चर एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर को चाहिए कि डिफरेंट नेशन के जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी वो पॉलिसी बनाए, तभी वो बिजनेस को आसानी से सक्सेसफुल रन कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।